वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे शानदार टॉपिक पुनर्जागरण। अब यदि पुनर्जागरण जिस विद्यार्थी के समझ में आ गया तो मान लीजिए विश्व का इतिहास के सभी टॉपिक उस विद्यार्थी के समझ में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं बीएल मीना। कल हमने पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण की शुरुआत माय डियर फ्रेंड 15वीं शताब्दी से होती है, लेकिन इस टॉपिक को समझाने के लिए हम सब ने क्या किया, कम से कम 4500 वर्ष पहले चले गए थे, जहां यूनानी रोमन सभ्यताओं को समझा था। यूनानी रोमन सभ्यता का विकास कैसा था, धर्म कैसा था, कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, साहित्य कैसी थी, दर्शन कैसा था, विज्ञान कैसा था। अब वो था तो बहुत अच्छा, जिसे कह सकते हैं स्वर्ण युग था। एक बीच में समय ऐसा आया कम से कम 800,000 साल का, जिसमें संपूर्ण यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था। बिल्कुल ऐसा अंधकार कि लोग कपड़ा तक पहनना नहीं जानते थे। ऐसा अंधकार की पढ़ाई लिखाई का तो कोई वास्ता ही नहीं था। ऐसा अंधकार की जन्म से लेकर और मृत्यु तक केवल और केवल परलोक की बात पर जीवन गुजर जाता था, ये समझा। अब अंधकार के युग को छोड़ करके और कैसे हम प्रकाश के युग में आए और शाब्दिक अर्थ समझा था पुनर्जागरण का। शाब्दिक अर्थ रमेशा जो कहता है फिर से जागना, पुनः नया जन्म लेना। तो किस बात का नया जन्म लेना, कौन सी बात का नया जन्म लिया था? कला का, संस्कृति का, साहित्य का, दर्शन का, धर्म का, विज्ञान का और विश्व को जानने का, और मनुष्य की बौद्धिक चेतना का, बौद्धिकता का, सांसारिकता का, इस संसार की जानकारी का और वास्तविकता का, यथार्थ का, परीक्षण का, निरीक्षण का, जांच का और विज्ञान का। उसी कड़ी में आज जो आपका अगला पॉइंट है, टॉपिक पुनर्जागरण चल रहा है। टॉपिक कौन सा है? वो कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण पुनर्जागरण को रूप मिला, पुनर्जागरण को स्वरूप मिला, पुनर्जागरण की प्रकृति सामने आई थी। तो आइए माय डियर फ्रेंड, हमें 6-7 वो पॉइंटों पर ध्यान देना है जो पुनर्जागरण की स्वरूप, प्रकृति और विशेषताओं को बताती है। अलग से कभी कभार आईएएस, आरएस, फर्स्ट ग्रेड और हमारे नेट, जीआरएफ, कॉलेज आदि में ये सवाल आ जाते हैं। आ जाइए सीधे ही और पहुंच जाइए सवाल पर। पहले तो सबसे पहले मैं आपको इतनी बढ़िया पीडीएफ तैयार करके लाता हूं जो आप पहले से ही याद कर लें, कोई कंफ्यूजन ही नहीं छोड़ता मैं पढ़ाई में। तो देखिए, पुनर्जागरण का स्वरूप, विशेषता, प्रकृति में सबसे पहले आप क्या करोगे? तर्क शक्ति का विकास हो गया। अरे क्यों हुआ ये तर्क शक्ति का विकास? पहले अंधकार के युग में तर्क शक्ति थी नहीं, तर्क का प्रयोग होता ही नहीं था, क्योंकि तर्क कोई कर ही नहीं सकता। क्या था? तर्क और कुतर्क की कोई संभावना ही नहीं थी। क्या था? अंधकार का युग था जिसमें इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है मानववाद का विकास, अर्थात मानव अपने बारे में कुछ सोच नहीं सकता। ध्यान दीजिए, भारत का जब इतिहास हुआ करता था, राजपूताना काल जब चलता था, महिलाएं जौहर करती थी, सती हुआ करती थी। तो इसका मतलब क्या था? महिलाओं की स्थिति क्या थी? इसका मतलब तो वो वस्तु थी भारत में। अब जब महिलाएं सती होती थी, जौहर होती थी, तो इसका मतलब वो मानव जीवन नहीं था। वो कौन सा जीवन था? आप सोचिए, सती होना क्या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थी? क्या जौहर होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थी? क्या था? महिला को वस्तु समान समझ लिया जाता था। इसी प्रकार अंधकार के युग में मानव का कोई मतलब ही नहीं था। मानव क्या था? ऐसा प्राणी था जैसे जानवर होते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यवहारिकता पर बल, यथार्थ पर बल, आदर्श पर नहीं, व्यवहारिकता होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है सौंदर्यता पर। चौथा पॉइंट क्या है? सौंदर्यता पर। अरे हुआ क्या, मध्यकाल में ये सौंदर्य, ये प्रकृति, ये आवो हवा, ये नदी, झील, तालाब को कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि मनुष्य गुलाम रहता था
और 5वां पॉइंट है शिक्षा पर, क्योंकि अंधकार में शिक्षा थी नहीं, क्योंकि पोप, पादरी और चर्च शिक्षित किसी को होने नहीं देना चाहते थे। जब मानव शिक्षित हो जाता है तो तर्क की बात सामने आ जाती है, विज्ञान की बात सामने आ जाती है, कुतर्क को वो काट लेता है, इसलिए शिक्षा ही नहीं थी। अब आ गया धर्मनिरपेक्ष जीवन, क्योंकि पहले सापेक्ष जीवन था। धर्म सापेक्ष जीवन में क्या है, सिर्फ धर्म के अलावा कुछ नहीं करता है, जो तुम्हारा बाप कहता है, तुम्हारा पोप कहता है, चर्च कहता है, वही करो। अब जब धर्म निरपेक्ष जीवन में क्या है, जो जैसा तुम्हें पसंद है उस धर्म की पालना करो। छापा खाना का वहां आविष्कार नहीं था, इसका मतलब बाइबल पढ़ने को मिलती नहीं थी। अब जब छापा खाना का आविष्कार हो गया, गुटनबर्ग और विलियम कैक्टस ने जैसे ये सब काम किए, लोगों के हाथ में किताब आ गई थी। जैसे ही किताब आ गई थी, लोग पढ़ने लगे थे, बाइबल को पढ़े तो बाइबल में तो सब कुछ अच्छा था, सच्चाई थी। अंधकार में सच्चाई को कोई जानता नहीं था। साहित्य का विकास हो गया, चित्रकला का विकास हो गया और विज्ञान का विकास हो गया। ओके, आ जाइए माय डियर फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को आगे की तरफ लेते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है, तर्क शक्ति का विकास। तो अब ये देखिए पुनर्जागरण क्या था। शुरुआत में फर्स्ट पॉइंट पर मैंने आपको एक पिक दिखाई थी, जिसमें ये व्यक्ति पूरी तरह से बुद्धिहीन था, इसका दिमाग चलता ही नहीं था, खत्म था। जिंदा तो था लेकिन मरा हुआ था, लेकिन अब इसकी बुद्धि प्रयोग कर रही है। क्या प्रयोग कर रही है, देखो ये बल्ब है, जल रहा है, बुद्धि जल रही है, बुद्धि तर्क दे रही है, चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, अन्वेषण कर रही है, जांच कर रही है, परीक्षण कर रही है। तो पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण स्वरूप और विशेषताओं में हमने किसको समझा है, तर्क शक्ति का विकास हो गया। ओके साहब, आगे चलिए। मानववाद, देखिए ये तो हंस रहे जो हैं, कोई हंस नहीं सकता था। अंधकार के युग में अपराध होता था, क्योंकि पशु कभी हंसते देखे हैं आप लोगों ने? हंसने का तो अधिकार ही नहीं था, खेलने का तो अधिकार ही नहीं था, तर्क का अधिकार ही नहीं था, कोई चॉइस ही नहीं थी व्यक्ति की। मतलब चुन नहीं सकता वो कोई चीज, क्योंकि भैया पैदा हुआ है। तो ये जागीर, और मेनर को जागीर बोलते थे उस समय में, जहां खेतों में गुलामों की तरह काम करते रहो, पशुओं की तरह काम करते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो देखिए इस काल में क्या हुआ, मानव का विकास हो गया। अब कौन सा विकास, मोक्ष के स्थान पर, धर्म के स्थान पर, इस परलोक के स्थान पर, इस लोक में तन से मन से जीवन को जीना है। कौन सा जीवन, मोहब्बत का जीवन, कौन सा जीवन, प्यार का जीवन, कौन सा जीवन, विरह का जीवन, कौन सा जीवन, रोमांच का जीवन, जो प्रकृति हमें देती है। मानव केंद्र बन गया, और मानववाद का मतलब एक मानव के द्वारा मानव के लिए किया जाने वाला कार्य मानववाद कहलाता है। सब कुछ मनुष्य है। तो आप यूरोप वालों को अब देखते होंगे इन दिनों में, हम भारतीय जितने भी हैं शर्म करते हैं, हम कब हमारी पत्नी के ऊपर कंधे पर हाथ तक नहीं रखते हैं, क्योंकि शर्म आती है। हम बीड़ी खुलकर नहीं पी सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, बियर दारू कुछ नहीं पी सकते। आप यूरोपियनों को देखो, वो कितना खुला करते हैं। करने को तो हम भी सब काम करना चाहते हैं, लेकिन चोर करके करते हैं, क्योंकि हम शर्मीले हैं। वो शर्मीले नहीं है, वो क्या है, खुले में करते हैं। इसलिए वो जीते हैं किससे, दिल से, किससे, मन से और दिमाग से। ये हो गया मानववाद। अगला पॉइंट, व्यावहारिकता। अब देखिए विद्यार्थी व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं, खेल रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं, ये तर्क है, मतलब ये आनंद का जीवन जी रहे हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि बच्चा खेलेगा। आज का बच्चा अपनी मर्जी से खेलता है, कुछ भी बना लेता है। मतलब सब कुछ क्या था, पहले पारलौकिक कल्पना थी। अब आप ये बताइए पारलौकिक कल्पना क्या है माय डियर फ्रेंड, क्या है, स्वर्ग है। अब मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं, अरे यार जो दिखाई नहीं देता उसकी आप कैसे कल्पना करोगे? तो स्वर्ग तो दिखता ही नहीं है। और कहते हैं ना यार, स्वर्ग को देखना है तो मरो।
अब मर जाएंगे, कोई मर गया वो कहाँ जाएगा, नरक में या स्वर्ग में। अब वो मरा हुआ व्यक्ति वापस आके अपन से बात करेगा, अरे यार दोस्त राम, यार प्रकाश, यार दिनेश, महेश, गणेश, ऐसा था स्वर्ग तो। अब बताओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मरा हुआ आदमी ऊपर से नीचे नहीं आ सकता और जिंदा हुआ आदमी ऊपर जा नहीं सकता। ये है वो व्यवहारिकता पर बल दिया गया था कि जो कुछ है उसे हम आंखों के सामने जो घटता है, इस व्यवहार पर हमें जीवन जीना है। चलिए, तो आप चौथा पॉइंट देखिए कि मध्यकाल में जहां अंधकार का युग था, रूढ़िवादिता थी। अब आप तो यार सब गांव के लोग हो, राजस्थानी हो, भारत के निवासी हो, आपकी पर्दा प्रथा आज भी होती है। कितनी रूढ़िवादिता है हमारे धर्म में, हमारे जीवन में, हम सामने बोल नहीं सकते। हमारे गांवों की कल्चर कितनी कठोर है आज भी। मैं आपको हमारी कहानी सुना देता हूँ, मेरी कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। जब मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी जब मेरे घर आई थी, तो मेरी माँ ने ये कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तू और तेरी पत्नी मेरे सामने कभी बोलना मत। अब बोलो ये क्या है। और कभी भी तेरी पत्नी जीवन में कभी भी लाज करेगी, मतलब लाज को बोलते हैं पर्दा। अब ये क्या है बताओ, क्या है आप समझाओ। ये रूढ़िवादिता तो है। तो अब यूरोप में आपने देखा कभी किसी अंग्रेज को लुगड़ी में आपने पर्दे में देखा? विदेशियों को आज तक पर्दे में देखा? विदेशियों को आज तक तुमने कोई रूढ़िवादी सिस्टम में देखा? ये तो ढोंग विद्या सब हमारे समाज की हैं। तो माय डियर फ्रेंड, क्या हो गया, सौंदर्यता की उपासना हो गई। अब सौंदर्यता पर बल देंगे तो आप इस चित्र से समझ सकते हो कि आज का युग तो ऐसा है, बदल रहा है। अब तो गांव में बहुत बार शादी ब्याह होते हैं तो महिलाएं क्या करती है, सेल्फी लेती है, फोटो खिंचाती है। तो यही तो बदलाव है। तो किसने किया है बदलाव? यूरोपियनों ने किया है, पुनर्जागरण ने किया है। चलिए साहब आगे की तरफ। आधुनिक शिक्षा। पहले हमारे देश में क्या था साहब, संस्कृत थी। तो हमारे भारत देश के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, आरण्यक के जितने भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह वगैरह वगैरह, सब किस में, संस्कृत में है। आज सब कुछ संस्कृत में भी है। जितना भी पंडितों का धर्म शास्त्र है, कभी संस्कृत की भार नहीं है। अब आप बहुत सारे विद्यार्थी जानते हो, गरुड़ पुराण 12वें दिन 11वें दिन जब पढ़ा जाता है तो संस्कृत में भी पढ़ा जाता है। अब उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है कि जब मरने के बाद में जब कोई व्यक्ति वहां जाता है, बुरे कर्म करता है, उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, यमराज के वहां पर दरबार लगता है। अरे भाई अब कैसे करें। तो इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड, यूरोप में क्या था, वहां रोमन समाज धर्म में क्या था, यूनान में लैटिन भाषा थी। किसकी तरह, संस्कृत की तरह। किसकी तरह, संस्कृत की तरह। अब ये संस्कृत जैसी भाषा थी, हर कोई समझता ही नहीं था। जो धर्म ग्रंथों में लिख रखा था, पंडित जो बोलते थे, वही आम जनता को सुनना होता था। अब आम जनता आज बेचारी वही करती है जो धर्म शास्त्र सिखाते हैं। तो धर्म शास्त्र तो ये सिखाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, भाई रास्ता जाना नहीं है। तो आप जब परीक्षा देने जाते हो, आईएएस आरएएस की इंटरव्यू देने जाओगे, तो क्या बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आप जाओगे या नहीं जाओगे? क्या बस के रेल के आगे जब कोई बिल्ली आ जाती है तो क्या बस और रेल आपने रुकती हुई देखी थी? ये सब ढोंग विद्या जो है, ये सब क्या है, पुराने प्राचीन ये धर्म शास्त्रों में लिखी है या नहीं लिखी है, लेकिन डरा दिया गया था। तो क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, आधुनिक शिक्षा का विकास हो गया। अब जब आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ था तो आम बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखा गया। और आम बोलचाल की भाषा में जब साहित्य लिखा गया तो हमको बाइबल की वास्तविकता का पता चला। अब जैसे बाइबल की वास्तविकता का पता चला, लोगों ने पढ़ा तो उसमें तो सब कुछ अच्छी बातें थी, बुरी बात तो थी नहीं। पोप एक सामान्य व्यक्ति है, चर्च गलत है, चर्च नाम की कोई बात ही नहीं है, जबकि वहां चर्च ठेकेदार बन रहा था, धन दौलत ऐश आराम कर रहे थे। तो क्या हुआ माय डियर, विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई जहां तर्क शास्त्र चलता था,
जहां विज्ञान कला साहित्य की क्लासें चलती थी, वाद विवाद हुआ करते थे, यूरोप के युवाओं ने मध्यकालीन रूढ़िवादिता को, कर्म कांड कुरीतियों को खत्म कर दिया और पुनर्जागरण की विशेषता को आगे बढ़ा दिया। अब ये देखिए आप, धर्मनिरपेक्ष जीवन, आप तो इसके बारे में बताओ और खुद समझो, खुद सोचो, ये क्या गणित है दुनिया की। आप तो ये बताइए, है तो ये वास्तव में आदमी सही, लेकिन अपने हिसाब से तो सही कर रहा है। लेकिन आए दिन इस भारत देश में जब आप देखते हो माय डियर फ्रेंड कि यहाँ जो ढोंग विद्या होती है, तो भारत में ऐसे ऐसे संत महात्मा जिनको अपन भगवान समझते थे, जिनके आगे 5-5 लाख लोग बैठते थे, जिनके पैर के नीचे जमीन को काजल समझकर आंख में लगाते थे, आप बताओ वो सब आज जेल में है या नहीं है। तो जनता के लिए तो वो भगवान ही थे, लेकिन जब जनता को सच्चाई का पता चला कि ये ढोंगी जो लोग हैं, ये जो पापी लोग हैं, ये बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, इनकी सच्चाई का कोई पता नहीं, तो फिर मित्रों क्या आ गया, धर्मनिरपेक्ष जीवन आ गया, अंधविश्वास खत्म हो गया, रूढ़िवादिता खत्म हो गई, कर्म कांड खत्म हो गए। अब आपकी इच्छा है, आपको जैसा धर्म अपनाना है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं अपनाऊंगा। ये हो गया पुनर्जागरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन। आगे चलते हैं साहब। छापा खाने का जब विकास नहीं हुआ था, किताब घर घर में थी नहीं, तो जो बात आदमी बोलता था वो हो जाती थी। अब हमारे गांव में क्या होता है, एक एक घर में, एक पूरा गांव जैसे 200 घर है, 500 घर है, वहां 1-2 पंडितों के घर होते हैं, जैसे वो बताते हैं ऐसी बातों को मान लेते हैं। लेकिन अब आपके हाथ में हनुमान चालीसा है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, सब कुछ है। अब आप देखिए, सब कुछ सच्ची चीज आपके हाथ में है, लेकिन यूरोप में था नहीं। तो क्या हुआ, ये गुटनबर्ग ने क्या किया माय डियर फ्रेंड, 1460 में ये प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कर दिया, और ये विलियम कैक्टस ने 1477 में ये छापे खाने का आविष्कार कर दिया। अब जब ये आविष्कार हो गए तो बहुत कुछ हो गया, और बहुत कुछ क्या हुआ, ये आ गए जनता के सामने, पत्र पत्रिकाएं आ गई, किताब आ गई, इनमें सच, सब कुछ सच था। जनता को आनंद आने लगा माय डियर फ्रेंड। साहित्य का जब विकास हो गया था, और कौन सा साहित्य, पूरे यूरोप में केवल एक ही साहित्य था, एक ही भाषा थी, और वो थी यूनानी। थी यूनानी गरिमापूर्ण, लेकिन केवल 100 में से 1% लोग ही जानते थे। अब मैं इटालियन हूं, कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, कोई इंग्लैंड वाला है, अंग्रेज है, कोई स्पेनिश है, कोई डच है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई चेकोस्लोवाकिया है, कोई बल्गारिया का है, कोई हंगरी का है, कोई स्विट्जरलैंड का है, कोई नॉर्वे का है, कोई फिनलैंड का है, कोई मिस्र का है, कोई चेकोस्लोवाकिया, कोई सिकंदरिया का है, कोई सीरिया का है, कोई एसीरिया का है, कोई ट्यूनीशिया का है। अब ये अलग अलग देश के लोगों में अलग अलग स्थानीय भाषा में जब साहित्य हाथ में आने लगा, किसकी वजह से, किसकी वजह से आया था मित्रों, इनकी वजह से। ये है वो पुनर्जागरण। जब यहाँ प्रेस और छापाखाना आ गया तो हर देश की अपनी अपनी भाषा जो थी, अपनी अपनी भाषा में, मतलब बोलचाल की भाषा में साहित्य जब हाथ में आ गया तो सब कुछ साफ सुथरा हो चुका। रूढ़िवादिता, ढोंग विद्या, कर्मकांड, कुरीतियां खत्म हो गई। तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड चित्रकला का विकास हो गया। देखिए, इस प्रकार के चित्रों का तो कोई सोच ही नहीं सकता। मतलब अंधकार के युग में चित्रकला का अर्थात कोई सोच ही नहीं सकता। चित्र बनाना अपराध है, कोई बना भी देता था तो उसे जिंदा ही जला देते थे। अब चित्र कैसे बनेंगे, कला का निर्माण कैसे होगा, मस्तिष्क से होगा, तो मस्तिष्क चलने लगा। अब जब मस्तिष्क चलने लगा तो कोई चीज सोचेगा आदमी। और कभी कभी हम जब छोटे थे तो सुनते थे, अरे यार ये चित्र लाखों में बिकते हैं, बड़ी बात, अचरज होती थी। अब पता चला कि एक एक चित्र 500 करोड़ रुपए में बिक रहा है। इसका मतलब वो चित्रकार कौन है,
वो चित्रकार वो है जिसके मस्तिष्क की एक उपज है, कौन सा रंग भर रहा है, क्या कहना चाहता है। मोनालिसा का जब चित्र आया, लियोनार्डो दा विंची ने, राफेल ने, एंजिलो ने इतने अच्छे जब चित्रांकन किया, लोग आश्चर्य में पड़े। ये था वो पुनर्जागरण की विशेषताओं का महत्वपूर्ण पाठ। और फिर माय डियर फ्रेंड, विज्ञान आ गया, क्योंकि विज्ञान क्या था, टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में कहा कि पृथ्वी क्या है, केंद्र का बिंदु है। पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन जैसे ही विज्ञान आया, कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन और आइजक सब आए, उन्होंने तय किया कि भैया पोप, पादरी, चर्च और टॉलमी, तुम क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता को। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र तो सूर्य है। अब ये विज्ञान आ गया, देखो सूर्य जो केंद्र है, इसके चारों ओर चक्र लगाते हैं, ये सच्चाई सामने आ गई। और फिर आप ये वैज्ञानिक को देखो, ये क्या कर रहा है, ये निरीक्षण कर रहा है, ये परीक्षण कर रहा है। ये क्या करेगा, जब तक प्रयोगशाला में कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाएगी, तब तक ये जांच, निरीक्षण, परीक्षण करेगा। ये युग आ गया सच्चाई का। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड, पुनर्जागरण की जो विशेषताएं थी, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही पुनर्जागरण का जन्म हुआ था। अब आपने ये जो 10 विशेषताएं देखी है, इनको वापस एक बार और याद कर लीजिए, क्योंकि आरएस मेंस में और आईएएस में कभी कभी क्या होता है, पूछ लेते हैं पुनर्जागरण का स्वरूप, पुनर्जागरण का स्वरूप क्या था, या पुनर्जागरण की 2 विशेषताओं के नाम लिखो, पुनर्जागरण की प्रकृति क्या थी। तो अपन को कुछ नहीं करना माय डियर, आरएस टॉप करने का सबसे बड़ा रास्ता यही है। पॉइंट यदि आपको याद है तो इनको मिला दो। अब आप यदि इन 10 पॉइंटों को मिला देते हो तो आराम से आपका बहुत शानदार एक टॉपिक अर्थात उत्तर तैयार हो जाता है। वापस मेरे साथ याद करो, तर्क शक्ति मध्यकाल में नहीं थी, तर्क शक्ति का पुनर्जागरण में विकास हुआ, यही तो पुनर्जागरण कर रहा है। मानववाद का विकास हुआ, व्यवहारिकता पर बल आया, सौंदर्यता की उपासना हुई, आधुनिक शिक्षा प्रणाली आ गई, धर्मनिरपेक्ष जीवन आ गया, छापे खाने का विकास हो गया, साहित्य का विकास हो गया, चित्रकला का विकास हो गया और विज्ञान का विकास हो गया। जैसे ही आप इनको मिला देते हैं, यदि 2 अंक का सवाल है तो 2 में से 2 आएंगे, 5 का है तो 5 में से 5 आएंगे। यही आरपीएससी का, यूपीएससी का तरीका है। पॉइंट जब आपको याद हो गए तो टीचर पॉइंटों को देख करके ही उत्तर देता है। आपको मैंने पुनर्जागरण के टुकड़े कर करके समझा रहा हूं। पहला जो समझाया था वो क्या था, पुनर्जागरण क्या है। अब आपने क्या समझा, पुनर्जागरण का स्वरूप और विशेषताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पॉइंट पर।